हेलो नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जवाहर नवोदय कक्षा 6 के लिए अंक गणित पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अंक गणित में बेसिक से हमें किन किन टॉपिकों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले जानते हैं संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। नवोदय कक्षा 6 के गणित में प्रथम चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अंक। अंक क्या होता है? संख्या का सबसे छोटा रूप ही अंक होता है। संख्या का सबसे छोटा रूप अंक होता है। जैसे 1 लिखा है तो ये अंक है। अगर हमने 5 लिख दिया ये अंक है। 2 लिखा है अंक है। 4 लिखा है अंक है। जब तक ये अकेला लिखा है तब तक अंक है। और अंक होते कितने हैं? तो अंक 9 होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक की गिनती में आने वाले सभी अंक होते हैं। अंक के बाद आती है संख्या। संख्या क्या होती है? अंकों के योग को संख्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर संख्या का निर्माण कर देते हैं। जैसे 21 लिखा है, ये 2 अकेला अंक था और ये 1 भी अंक था। जब दोनों मिल गए तो इनका संख्या का रूप ले लेते हैं। यही परिभाषा में कहा गया है कि अंकों का योग, जब अंक आपस में आकर जुड़ जाते हैं, उनका योग हो जाता है तो वो संख्या का रूप ले लेते हैं। जैसे 5 भी अंक है, 4 भी अंक है, 2 भी अंक है। जब ये तीनों मिल गए तो एक संख्या का निर्माण कर दिया। यहाँ 6 भी अंक है, 4 भी अंक है, लेकिन जैसे ही 6 और 4 दोनों मिले तो एक संख्या बन गई। 8 अंक है, 9 अंक है, दोनों मिलकर संख्या बना रहे हैं। ऐसे ही अनंत तक संख्या चलती रहती है। हमें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या बनानी हो, हम इन्हीं अंकों के योग से बना लेते हैं। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 हो। ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या होती है। चलिए दूसरे तरह से देखते हैं। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेष नहीं रहना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि उस संख्या में शेष नहीं रहना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो सम संख्या होती है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। जैसे लिखा है इधर 2, देखो इकाई अंक में 2 आ रहा है। 4 2 का भाग पूरा जाएगा। 8 12 36 80 576 को इनमें 2 का पूरा ये 36 लिखा है। 2 का अगर भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा। 2 एकम 2 रूट 16 18 बार कट जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए और शेष ना बचे वो सम संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 ना हो। जिस संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 ना हो वो विषम संख्या होती है। अभी हम लोगों ने जाना कि सम संख्या क्या होती है। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो वो सम होती है, और जिसमें ना हो वो विषम होती है।
दूसरी परिभाषा से देखते हैं, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, कुछ शेष बच जाए। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए, 2 का पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ शेष रहना चाहिए, तो वह विषम संख्या होती है। ऐसे ही सम संख्या में हमने बताया कि 2 का पूरा भाग जा रहा था और शेष कुछ भी नहीं बच रहा था, तो सम संख्या थी। इधर विषम संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात शेष कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। अगर शेष बचता है 2 के भाग देने से तो विषम संख्या हो जाएगी, और शेष नहीं बचता है तो सम संख्या हो जाएगी। देखिए 3 लिखा है, 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, शेष बचा 1, ये शेष आ रहा है। जिसमें शेष बच जाए वो विषम संख्या होती है। ऐसी 9 में अगर भाग देंगे तो भी शेष आएगा, 21 में भाग देंगे शेष आएगा, 25 में शेष आएगा, 657 में भी शेष आएगा। अर्थात 2 का भाग पूरा ना जाए तो वो विषम संख्या होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को, 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। शुरू तो 1 से हो और गिनती में आने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, अर्थात जिसका अंत ही ना हो, ऐसी संख्या तक पहुंच जाती है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को देखते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अभी प्राकृतिक संख्या देखी 1, 2, 3 ऐसे डैश आगे की ओर जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट 1 से होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य नहीं होगा जब तक, तब तक प्राकृत संख्या है। जैसे ही शून्य को शामिल कर लिया तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक चली जाती है। आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या होगी। अर्थात जो ये संख्या है, कोई भी संख्या हो, वो 1 से और अपने आप से तो विभाजित होगी ही होगी। इसके अलावा अगर किसी और से भी ये विभाजित हो जाएगी, जैसे 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। देखते हैं 15 लिखा है, 15 को देखते हैं। 1 से और अपने आप से तो प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है। अब 15 में किसी और संख्या का, किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा तो भाज्य हो जाएगी, और नहीं जाएगा तो अभाज्य हो जाएगी। देखते हैं 15 में किस किस का भाग जाएगा, तो 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। अर्थात ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है
तो ये भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। 2 नहीं होती, 4 होती है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी सभी संख्याएं जो अपने आप के अलावा, अपने आप और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कहीं पर 2 लिखा है, देखो 1 का तो भाग सभी में जाएगा, वो जो संख्या है अपने आप से भी जाएगा। अब देखिए 2 में और किसी संख्या का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा अर्थात ये अभाज्य संख्या होती है। जैसे कहीं 7 लिखा है, 7 में 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, और 7 का जाएगा। 1 का और अपने आप का भाग जाना ही है, और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर 19 लिखा है, 19 में 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और 19 का भी जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। यदि भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखते हैं जैसे 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये केवल 1 से और अपने आप से ही विभाजित होंगी। अब देखते हैं सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्याओं को जानने के लिए एक कोड लिखते हैं हम। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, अगर हमें ये जानना है तो ये कोड याद कर लो। इस कोड से हम आसान तरीके से 1 से 100 तक की गिनती में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कोड है क्या? 44, 22, 322, 321। इस कोड का उपयोग अभी हम दिखाएंगे। तो पहले याद कर लो, लिख लो 44, 22, 322, 321। इस कोड की सहायता से हम लोग अभाज्य संख्याओं को आसानी से ढूंढ लेंगे। सबसे पहले है 44, तो पहला 4 ये, दूसरा 4 ये। 1 से 10 तक की गिनती में 1 से 10 तक की गिनती में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7। अब ये देखो 44 का दूसरा 4, 11 से 20 तक की गिनती में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 11, 13, 17, 19। अब आता है 44 के बाद 22। अब आता है 22। 22 में देखते हैं 21 से 30 तक। 21 से 30 तक की गिनती में 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कौन कौन? 23 और 29। इनमें 1 के और अपने आप के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 31 से 40 तक। ये 21 से 30 तक हो गया था। 31 से 40 तक की संख्या में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 31 और 37। आगे देखते हैं 44, 22 हो गया। अब 322 देखते हैं। अब क्या देखते हैं?
322। अब देखते हैं 322। 41 से 50 तक की गिनती में 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 41, 43, 47। इसके अलावा नहीं होती। आगे देखो, 51 से 60 तक की गिनती में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 53 और 59। ऐसी 61 से 70 के बीच आने वाली गिनती में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 61 और 67। 321 और बचा था, तो 321 में देखते हैं। 71 से 80 के बीच गिनती में 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 71, 73, 79। ऐसी 81 से 90 की गिनती के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 83 और 89। 91 से 100 तक के बीच गिनती में 1 अभाज्य संख्या होती है, 97। तो हमने देखा अभाज्य संख्याओं को आसानी से हम एक कोड के द्वारा ढूंढ सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनकी पहचान बना सकते हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट इन्हें देखते हैं। पहला है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ 1 अंक की थी तो कुछ 2 अंक की थी। अभी 1 अंक वाली बात चल रही है कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। अब देखते हैं 2 अंकों में। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। अब देखिए, 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो 1 से 50 तक की गिनती में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी 51 से 100 तक की गिनती में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 भागों में तोड़ के पढ़ रहे हैं, जिससे हमें याद करना आसान हो जाएगा, ढूंढना आसान हो जाएगा। यदि पूछा जाए 1 से 50 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। 51 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। से 1 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10, 15 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो गई? 25 हो गई। तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? दी गई संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या। कोई संख्या दी गई है, जैसे कि 36 दिया गया है, ये दी गई संख्या है। इसमें से 1 घटाने पर अगर हम 1 घटा देंगे तो बचेगा 35। दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी 36 में यदि हम 1 घटा देंगे तो ये 36 की पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। यदि हमें किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या की आवश्यकता हो तो हम उस संख्या से
किससे, संख्या से -1 कर देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। दी गई संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। जैसे 152 में से 1 घटाया तो 151 बचा। ये इस दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे ही 12 से 1 घटाया तो 11 बचा। 12 दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 11 हो जाएगी। 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं उत्तरवर्ती संख्या को। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती होती है। जैसे तुम्हें 36 दिया गया है और तुम्हें इसकी उत्तरवर्ती चाहिए। कौन चाहिए, उत्तरवर्ती। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या पता करना है तो दी गई संख्या में 1 जोड़ लेते हैं, जिससे हमें उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 125 में यदि हम 1 जोड़ लेंगे तो 126 होता है। 125 दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या 126 हो जाएगी। 15 में यदि हम 1 जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। दी गई 15 में संख्या में 1 जोड़ने से जो ये दी गई 15 संख्या की उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान अंक के स्थान को दिखाता है। स्थानीय मान क्या दिखाता है, अंक के स्थान को, कि वह अंक इकाई पर है या दहाई पर है। जैसे मैंने लिखा 36, तो यहाँ 6 दिखा रहा है कि वो इकाई पर है। किस पर है, इकाई पर है। 3 दिखा रहा है कि वो दहाई पर है। क्या दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है कि इकाई पर है और 3 दिखा रहा है कि दहाई पर है। स्थान बदल देने पर अंक का मान भी बदल जाता है, जो स्थानीय मान में होता है। यदि हम संख्या का या संख्या में अंक का स्थान बदल दें तो इसका मान भी बदल जाता है। जैसे ये 36 में 6 का स्थानीय मान 6 था। अगर हम इसको लिखते 3, 6, 7, तब ये 6 का मान 60 हो जाता। देखिए स्थान बदल गया है, इकाई से हटकर अब ये दहाई पर आ गया है। अर्थात स्थानीय मान अंक के स्थान को दिखाता है। स्थान बदल देने पर अंक का स्थानीय मान भी बदल जाता है। देखिए 524 में 4 का स्थानीय मान 4 है, क्योंकि 4 इकाई अंक पे आ रहा है तो इसका स्थानीय मान 4 है। 142 में 4 का स्थानीय मान 40 हो गया, क्योंकि इसके अंक का स्थान बदल दिया गया है। दहाई के स्थान पे कर दिया गया है तो उसका मान दहाई के अनुसार बदल जाएगा। ऐसे ही 421 में 4 का स्थानीय मान 400 हो जाएगा। अब ये 4 का जो अंक है वो सैकड़े पर पहुंच गया। अर्थात स्थान बदल देने पर अंक का स्थानीय मान भी बदल जाता है। इसके बाद आते हैं जातीय मान पे। जाति जो होती है, या ऐसे समझ लो कि जो हमारी जाति होती है वो कभी नहीं बदलती। हमारा जन्म जिस जाति में हुआ है पूरी जिंदगी हमें उसी जाति में रहना पड़ता है। अर्थात जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जाति कभी नहीं बदलती है। वैसे ही अंक का जातीय मान भी कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार मनुष्य की जाति कभी नहीं बदलती, उसी प्रकार अंक का जातीय मान भी कभी नहीं बदलता। अंक की जाति भी कभी नहीं बदलती,
स्थान बदल देने पर भी मान नहीं बदलता। भले ही हम उसका स्थान बदल दें, यहाँ पे ये 36 लिखा है, इसका जातीय मान 6 है, और कहीं हम अगर ये लिख दें तो भी इस 6 का इस जातीय मान 6 ही रहेगा। अर्थात स्थान बदल देने पर भी जातीय मान नहीं बदलता है। देखते हैं 125 में 5 का जातीय मान 5 है। 125 में 5 का जातीय मान 5 है। 256 में 5 का जातीय मान भी 5 है। अर्थात देखो यहाँ स्थान बदल दिया गया है, लेकिन उसके जातीय मान में बदलाव नहीं हुआ है। जातीय मान नहीं बदला है, जातीय मान नहीं बदलता है। ऐसे ही 548 में 5 का जातीय मान 5 है। यहाँ इकाई से सैकड़े तक 5 चला गया, लेकिन उसका जातीय मान वही रहा। अर्थात जातीय मान कभी नहीं बदलता। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अब हम कुछ सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? सूत्र देखते हैं। अगर हमें प्राकृतिक n क्या होता है? संख्या होती है। n संख्या होती है। जैसे हमने लिख दिया 3, 5, 7। अब पूछा जाए इसमें कितनी संख्या, तो गिन लेंगे 1, 2, 3, तो n बराबर 3 हो जाएगा। n संख्या की गिनती को दिखाता है। अब देखते आगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर पता करना होता है तो इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n प्लस 1 बटे में 2। इस सूत्र की मदद से हम प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। वो प्रथम प्राकृतिक संख्या कैसी होनी चाहिए? क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 डैश डैश ऐसी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं का जाना, अब सम संख्याओं को देखते हैं। यदि हमें प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो n कोष्टक में n प्लस 1 करते हैं, जिससे हमें इसका मान पता चल जाता है। यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पता करना हो तो n स्क्वायर हो जाता है, n की पावर 2 हो जाती है। जितना n हो उसका वर्ग कर दो तो तुम्हें विषम संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ n क्या है? n संख्या को दिखा रहा है कि वो संख्या की गिनती कितनी है। चलिए अब इसको भी याद करना ना भूलें। इसको भी याद करना ना भूलें। जितने अंक की बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी ही बार 9 लिखते हैं। अगर हमें 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम 5 बार 9 को लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 5 बार 9 को लिखेंगे। यही बताया गया है कि जितनी बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी ही बार 9 लिखते हैं तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तथा जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी हो, यदि हमें छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के दाएं तरफ, 1 के दायां ये तरफ होता है के तरफ उतने से एक कम शून्य लगा दो। जैसे कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हमने 1 लिख दिया और 3 से 1 कम, 3 से 1 कम तो 2 बचे, तो हमें 2 जीरो लगा देने हैं। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे देखिए, यदि किसी पहाड़े का योगफल निकालना हो, यदि किसी पहाड़े का योगफल निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जिस पहाड़े का योगफल निकालना है उस पहाड़े में गुणज 55 का करा देते हैं, जिससे हमें उस पहाड़े का योगफल प्राप्त हो जाता है। जैसे हमें 2 के पहाड़े का योगफल पता करना होता है कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम 55 से गुणा करा के पता कर सकते हैं।
मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।